नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा किया था और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई थी, जिसके बाद आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय ले लिया। रद्द हुए सेंटर की परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी में आयोग जुट गया है। परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी और रिजल्ट भी एक साथ ही जारी किया जाएगा। दरअसल 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। 911 केंद्र पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा, लेकिन सिर्फ एक केंद्र पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई। आयोग ने पेपर लीक की बात को तो उसी दिन अफवाह बता दिया। डीएम की जांच रिपोर्ट में हंगामे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया, जिसमें परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं, इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब कुछ तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे 25 से 30 उपद्रवियों की पहचान की गई, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी आयोग कर रहा है। और बीपीएससी की ओर से दी गई ये सारी जानकारी पटना डीएम की रिपोर्ट के आधार पर है। तो आइए ये भी समझ लेते हैं कि पटना डीएम की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है। सवाल ये है कि क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए यह हंगामा किया गया? क्या जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई? क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए यह साजिश रची गई? और अगर हाँ, तो सवाल ये भी है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के खिलाफ आखिर इस तरह की साजिश कौन रच रहा है? अब आपको बीपीएससी कैंडिडेट्स के 5 आरोप भी बताते हैं जो सामने आ रहे हैं। वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है। उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बीपीएससी कैंडिडेट्स के 5 आरोप भी बताएंगे। अभ्यर्थियों के क्या क्या आरोप हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। दरअसल प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों की तरफ से दी गई। कुछ कैंडिडेट्स को पहले प्रश्न पत्र मिला, क्वेश्चन पेपर फटे कटे मिले थे और पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी, इसकी जानकारी परीक्षार्थियों की तरफ से दी गई। सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर शीट भर रहे थे और इसी की चर्चा अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। और बिहार में बीते दिनों कई पेपर लीक की घटनाओं के बाद ईओयू ने भी जांच को तेज कर दिया है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह कहा है कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई गई। ये तो बीपीएससी ने साफ कर दिया है, लेकिन पहले हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसी पेपर लीक के मामलों पर ईओयू ने जांच तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है, इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए भी पेपर लीक रोकने की कोशिश जारी है। दरअसल पेपर लीक संगठित अपराध के रूप में सामने आया है, जिसकी जांच ईओयू भी कर रही है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मीडिया को दी है।
उन्होंने कहा कि साल 2012 से ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े 10 कांड दर्ज किए हैं। अब तक 545 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 250 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पेपर लीक मामले में संगठित अपराध में जुटे लोगों को ईडी के तहत भी घेरने की तैयारी की जा रही है। भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है। मतलब ये कि पेपर लीक करने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी है और अब संजीव मुखिया जैसे पेपर माफिया की बनाई गई संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और बीपीएससी परीक्षा में हंगामा और बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया। साथ ही ये भी कहा गया कि नीतीश सरकार में किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता पक्ष के आरोप पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार कर दिया है। अफवाह उड़ाया, लेकिन ईओयू अपने जांच में गहरी साजिश होने का दावा किया है और ईओयू और अन्य जांच एजेंसियों ने कहा है कि इसके पहले भी जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उन सभी गड़बड़ियों को हम जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों को, संगठनों को कार्रवाई कर जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। हमारे राज्य का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन का यही यूएसपी है। न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। देखिए, एक संगठित गिरोह के तौर पर ये चीज़ें सामने आई हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले लोग संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं और लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और कड़ियों को जोड़ के एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसमें कई बड़े लोग नपने वाले हैं क्योंकि बड़े लोगों का हाथ है, ये जान लीजिए, और बड़ा गिरोह चल रहा है। बहुत बड़ा खुलासा बिहार में होने जा रहा है। बीपीएससी के माध्यम से TRE3 के परीक्षा लीक हुए, CHO के परीक्षा लीक हुए और दर्जनों जो भी परीक्षा हुए हैं वो परीक्षा लीक हुए हैं। यहां तक कि नीट के परीक्षा प्रश्न पत्र भी बिहार से ही कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े मिले। और जिस तरह से डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है उससे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि पेपर माफिया पे शिकंजा कसे जाए। पेपर माफिया के जितने तार हैं, जहां तक जुड़े हुए हैं, चाहे सत्ता के शीर्ष तक क्यों न जाते हैं, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि जो बिहार के भविष्य हैं उसे संवारा जा सके, उनको कदाचार मुक्त परीक्षा दिया जा सके, ताकि वो बिहार की सेवा कर सके। और केंद्र सरकार आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा और इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है और ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। काफी समय लगातार हो रहे चुनावों से बर्बाद होता है। हम लोग खुद अभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली चुनाव, फिर बिहार चुनाव। इस तरह से सालों भर चुनाव लड़ने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हर किसी को खुले मन से विचार करना चाहिए कि एक साथ अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तय करके 20 वर्षों तक करवाया था, और यह केवल इंदिरा गांधी जी की हठधर्मिता थी, उनके सरकार गिराने की साजिश थी, जिसके कारण यह श्रृंखला टूट गई। और वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान सामने आ गया है। संजय झा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए ये कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। जेडीयू का ये मानना है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। पूरी तरह से मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए
ये कब हुआ? ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जो लोगों के बीच में भी जाते हैं, लोगों का भी कहना है कि वह हमेशा ये इलेक्शन का मोड रहता है, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई, 7 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त। आईएएस के सहयोगियों की भी संपत्ति जब्त कर ली गई है। 23 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही। जब्त संपत्ति में नागपुर की 3 जमीन, दिल्ली का 1, जयपुर के 3 फ्लैट, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई, पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। 7 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है और आईएएस के सहयोगियों की भी संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि नागपुर की 3 जमीन, दिल्ली का 1, जयपुर के 3 फ्लैट, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिसके खिलाफ ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। और मुजफ्फरपुर से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुबह सुबह बड़ा हादसा टल गया। ट्रक और स्कूल बस में भीषण टक्कर और स्कूल के लिए बच्चों को लाने के लिए ये बस जा रही थी। घटना में स्कूल बस ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा और बस में बैठे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सदर थाना के खबरा मंदिर के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस स्कूल बस में बच्चे सवार नहीं थे। घटना में स्कूल बस का ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। बस में बैठे जितने भी बच्चे थे वो सुरक्षित है। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि यह हादसा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उस हादसे में किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई। दरअसल मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खबरा मंदिर के नजदीक एक ट्रक और स्कूल बस में भीषण टक्कर हो गई, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल बस में कोई बच्चे नहीं थे। बस जो है वो बच्चों को लेकर लाने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अहले सुबह टक्कर हो गई। हालांकि स्कूल बस के ड्राइवर जख्मी हो गए हैं, वहीं ट्रक का ड्राइवर जो है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। मौके पर सदर थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर स्कूल बस में बच्चे होते और जिस तरीके से जो भीषण टक्कर हुई है, जो बस की स्थिति देखने में देखी जा रही है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था और यह मामला कितना गंभीर है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पटना दुमका इंटरसिटी का इंजन फेल हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन खड़ी है। बख्तियारपुर स्टेशन पर इंजन फेल हो गया है। इंजन की मरम्मतीकरण का काम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां पटना दुमका इंटरसिटी का इंजन फेल होने की खबर है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यह ट्रेन खड़ी बताई जा रही है। बख्तियारपुर स्टेशन पर इंजन फेल हुआ। फिलहाल मरम्मतीकरण का काम लगातार जारी है। तो बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना दुमका इंटरसिटी का इंजन फेल हो गया है। तो आपको बता दें कि तकनीकी खामियों की वजह से ट्रेन को खड़ा रखा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन खड़ी है। फिलहाल उस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश जारी है। बख्तियारपुर स्टेशन पर इंजन फेल हुआ था। इंजन की मरम्मतीकरण का काम लगातार जारी है। बाढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना दुमका ट्रेन में इंजन में खराबी आ गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है? क्या ट्रेन परिचालन के लायक हो चुकी है? इंजन में जो खराबी थी उसे दूर कर लिया गया? जी बता दें कि सुबह करीब 8 बजे ये बख्तियारपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दुमका एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था। अभी जो तत्काल सूचना मिला है कि दूसरा इंजन बदल के उसको रवाना करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे परेशानी सुबह जो ऑफिस जाते हैं उन लोगों को हुई कि पटना से लोग बाढ़ मोकामा या बख्तियारपुर के रूट में जो सरकारी नौकरी पकड़ने जाते हैं, इसी ट्रेन से जाते हैं और इंजन फेल होने से सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल जो है इंजन बदल दिया गया है और ट्रेन रवाना करने की स्थिति में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी अब विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही है।
केंद्र की योजना उड़ान 5.2 के तहत बिहार के 10 जिलों में हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। बिहार के वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मधुबनी, छपरा में विमान सेवा शुरू करने की तैयारियां हैं। इन जिलों में 20 सीटर विमान की शुरुआत होगी। केंद्र ने बिहार सरकार से हवाई अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। बिहार के अब छोटे छोटे जिले भी और छोटे शहर भी विमान सेवा से जुड़ेंगे और ये एक बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए बनने वाली है। आपको बता दें कि बिहार के लगभग 10 ऐसे जिले हैं छोटे जो अब विमान सेवा से जुड़ेंगे। जो तैयारियां की गई हैं उसके मुताबिक बिहार में जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, तो उड़ान योजना 5.2 के तहत बिहार के लगभग 10 जिले होंगे जो हवाई यात्रा के साथ जो है जोड़ने की तैयारी है। इसमें वीरपुर है, सहरसा है, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मधुबनी और छपरा जैसे ज़िले जो हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे आपको विमान सेवा से। तो ये एक बड़ी जो यहाँ के लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी राहत लेके आ सकती है कि जो इन ज़िलों में रहने वाले लोग हैं उनको विमान सेवा की सुविधा जो है वो मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इन शहरों में जब विमान सेवा शुरू होगी तो 20 सीटर जो विमान हैं वो यहाँ से उड़ेंगे और इसका EMU जो है वो जल्द साइन हो सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से इन तमाम 10 जिलों के लिए जो भूमि है हवाई अड्डे के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है और बताया है कि जल्द से जल्द अगर ये भूमि उपलब्ध कराए जाते हैं तो उड़ान योजना के तहत इन शहरों में भी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि इसी उड़ान योजना के तहत जो है वो दरभंगा में यहाँ पे शुरू किया गया था विमान योजना, जो बेहद सफल रहा था और अब इन छोटे शहरों में भी इसकी तैयारी शुरू की गई है। अगर ये सेवा जल्द ही शुरू होती है तो इन तमाम बिहार के छोटे जिलों में रहने वाले लोगों को भी हवाई सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे अगली खबर गोपालगंज से, जहां हवा प्रदूषित हो गई है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। AQI 285 तक पहुंचने की वजह से जिला प्रशासन और डॉक्टरों के लिए ये चिंता का सबब बन चुका है। प्रशासन ने लोगों से पराली और सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा नहीं जलाने की अपील की है। डॉक्टरों ने सांस और दम्मा के मरीजों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। गोपालगंज की हवा प्रदूषित हो गई है और यहाँ पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 तक पहुँच चुका है। ऐसे में पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। खासकर दम्मा सांस से संबंधित जो लोग हैं उनकी इस मौसम में परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त सुबह का समय है लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि धुंधला हुआ इस वक्त गोपालगंज शहर की तस्वीर नज़र आ रही है। ये पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हो रहा है और धूप निकल रही है लेकिन धूप का असर भी इस पॉल्यूशन की वजह से बेअसर साबित हो रहा है। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी चिंतित हैं क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर बात करें तापमान की तो तापमान लगातार घट रहा है। आज गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक दर्ज किया गया है, तो वहीं पॉल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में पहुँच चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से खेतों में पराली नहीं जलाने और सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा नहीं जलाने की अपील की है। तो ऐसे मौसम में अब ज़रूरत है लोगों को सावधानी बरतने की क्योंकि पॉल्यूशन लोगों को अब बीमार बना रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बढ़ते आगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बोधगया पहुंचे और एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने उनका भव्य स्वागत किया। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफा बोधगया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।